हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्यक्ष कर है तो प्रत्यक्ष कर क्या कहलाता है? आयकर, उपहार कर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर आयकर भी कहलाता है और उपहार कर को भी प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। दूसरा है, निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? तो अप्रत्यक्ष कर में किसे शामिल किया जाएगा? उत्पाद शुल्क को, बिक्री कर को, या ए और बी दोनों को, या फिर संपत्ति कर को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों को शामिल किया जाता है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा व्यय एक मूल्य के निर्माण में होता है? तो पूंजीगत व्यय पुल के निर्माण में होता है। चौथा है, बजट की अवधि होती है तो बजट 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बजट की अवधि वार्षिक होती है। तो उत्तर हो जाएगा ए। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। राजकोषीय घाटा होता है तो राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा धन ब्याज भुगतान होता है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान एक सरकारी दस्तावेज है तो बजट एक सरकारी दस्तावेज है। खालिस्तान कर किसी अन्य पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं तो अप्रत्यक्ष कर हस्तांतरित किए जा सकते हैं। खालिस्तान कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं तो मूल्यानुसार जो कर होते हैं वह मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं। आयकर एक खालिस्तान कर है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। भारत में जुलाई खालिस्तान से सेवा कर लगाया गया है तो 1994 से सेवा कर लगाया गया है। बजट में आय व्यय की खालिस्तान राशि दिखाई जाती है तो बजट में आय व्यय की सकल राशि दिखाई जाती है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। बजट को कृषि मंत्री प्रस्तुत करता है, बिल्कुल गलत है ना। बजट को कृषि मंत्री प्रस्तुत नहीं करता बल्कि वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ब्याज भुगतान योजनागत मद होते हैं, असत्य है। भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता है, सत्य है। मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है, यह असत्य है। विकासशील देशों द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है तो यह सत्य है। और जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोड़ी बनाइए। तो निगम कर में क्या आ जाएगा आपका? निगम कर में आ जाएगा आपका सुपर टैक्स। निगम कर में आ जाएगा आपका सुपर टैक्स। सेवा कर, तो सेवा कर कब शुरू किया गया था? 1994 से 1995 में शुरू किया गया था। आयकर, तो आयकर जो था वह सर जेम्स विल्सन, इसका उत्तर आ जाएगा सर जेम्स विल्सन। धनकर, धनकर है आपका संपत्ति कर, जो धनकर होता है वह संपत्ति कर होता है। बजट का उद्देश्य, तो बजट का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना और बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है। प्रश्न 5वां है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। तो जीएसटी का पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर, या फिर कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। घाटे के बजट का एक प्रभाव लिखिए। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि घाटे का एक प्रभाव होता है। सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया? तो सरकार द्वारा 2017 में जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? तो बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त घाटे के मद का उल्लेख होता है। किस प्रकार का बजट सरकार के लिए आजकल अच्छा बजट माना जाता है? तो घाटे के बजट को अच्छा माना जाता है। शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है? शिक्षा पर व्यय विकासात्मक व्यय माना जाता है। प्रश्न नंबर 1 है, सरकारी बजट का अर्थ समझाइए। आगामी वर्ष के लिए सरकार
आय व्यय के अनुमानित आंकड़ों, गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियों तथा सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों संबंधी ब्यौरा जो प्रकट करती है तो उसे बजट कहा जाता है। प्रश्न दूसरा है, संतुलित बजट क्या है? तो संतुलित बजट किसे कहते हैं? जब किसी वर्ष सरकार को प्राप्त होने वाली आय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय के ही बराबर होती है तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। मतलब सरकार की जितनी इनकम हो रही है तो उसका खर्चा भी उतना ही हुआ है तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, आधिक्य के बजट किसे कहते हैं? आधिक्य बजट क्या होता है? तो आधिक्य का बजट घाटे के बजट के ठीक उल्टा होता है, अर्थात विपरीत होता है। जब कभी सरकार के बजट में आय की अपेक्षा व्यय कम किया जाता है तो इस प्रकार के बजटों को आधिक्य का बजट कहा जाता है। मतलब जो सरकार है वह खर्चा कम कर रही है और उसे इनकम ज्यादा हो रही है तो वह आधिक्य का बजट कहलाएगा। प्रश्न चौथा है, पूरक बजट से क्या आशय है? तो जब कभी सरकार द्वारा पास कराए गए बजट की राशि वर्ष में व्ययों के लिए कम पड़ जाती है या सरकार को किसी नई मद पर व्यय करना होता है तो इसके लिए पूरक बजट पास किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए सरकार जो खर्चा कर रही है और उसके पास जो मान लेते हैं यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया पर उसको जरूरत है अभी 2000 करोड़ रुपए की तो इसके पास तो कितनी राशि है? 1000 करोड़ ही है राशि है तो वह 1000 करोड़ रुपए और पारित करेगी तो उसे पूरक बजट कहा जाएगा। प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष व्यय फर्म या कंपनी की प्रमुख लागत या बेचे गए उत्पादों और सेवाओं की लागत का एक घटक है। अप्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष व्यय किसी व्यवसाय के प्रतिदिन के कार्यों में होने वाला खर्चा या लागत जो होता है उसे अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। अप्रत्यक्ष व्यय को उत्पाद की कीमत में नहीं जोड़ा जाता है। प्रश्न 7वां है, अंतरिम बजट क्या है? तो जब सरकार किसी विशेष परिस्थिति बस में पूरे वर्ष हेतु आय व्यय के अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है तो वर्ष के कुछ महीनों हेतु आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आय व्यय के प्रावधान किए जाते हैं जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है। प्रश्न 8वां है, घाटे के बजट क्या होता है? तो घाटे का बजट क्या होता है? घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। मतलब इनकम उसकी कैसी है, जितनी इनकम है उससे भी ज्यादा खर्च करे तो वह घाटे का बजट कहलाता है। प्रश्न 9वां है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई और यह कर उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाता है। अब आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे में अंतर बताइए। तो राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा सरकार की समस्त प्राप्तियां एवं समस्त व्यय में संबंध व्यक्त करता है। मतलब जितना भी उसको इनकम हो रही है और जितना खर्च हो रहा है तो उसमें जो संबंध है वह कौन बताता है? राजकोषीय घाटा के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय में संबंध व्यक्त करता है। कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियां, उधार को छोड़ के जो हम उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं उसको छोड़ दिया जाए तो कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय का कुल व्यय तथा कुल अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का एक भाग होता है। यह एक विस्तृत विचारधारा होती है और राजस्व घाटा अपेक्षाकृत एक संकुचित विचारधारा है। प्रश्न दूसरा है, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय से क्या अभिप्राय है? उदाहरण देकर समझाइए। तो राजस्व व्यय क्या होता है?
बेसरकारी व्यय जो सरकारी विभागों के सामान्य संचालन, सरकारी निशुल्क सेवाओं, ऋणों के ब्याज भुगतान आदि पर किए जाते हैं उन्हें राजस्व व्यय कहते हैं। और पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो वे व्यय जिन्हें भूमि, मशीनरी, कंपनियों के शेयर आदि खरीदने या सड़क, पुल आदि के निर्माण पर किया जाता है उन्हें पूंजीगत व्यय कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, बजट के उद्देश्यों को लिखिए। तो नंबर 1 है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। तो जो बजट होता है उसका पहला उद्देश्य होता है वह आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है। बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को गति देना होता है, प्रोत्साहन देना होता है। दूसरा है रोजगार का सृजन। तो जो बजट होता है उसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाए। इसके लिए सरकार श्रम प्रधान तकनीकों, सड़क, पुल, नहरें व बांध निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है और विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों को लागू करके अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करती है। और तीसरा है आर्थिक स्थिरता। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र क्या होते हैं? चलते रहते हैं, जिसे नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करना भी बजट का उद्देश्य होता है। प्रश्न चौथा है बजट के महत्व को लिखिए। तो बजट के कौन कौन से महत्व हैं? चलिए उसे देख लेते हैं। सबसे पहले है उत्पादन में वृद्धि। तो बजट संबंधी नीति के माध्यम से सरकार उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग देती है। दूसरा है सरकारी गतिविधियों में वृद्धि। तो बजट जो होती है वो क्या करती है? जो सरकारी गतिविधियां होती हैं उसमें अत्यधिक वृद्धि करती है। इसलिए इन गतिविधियों को संपूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु बड़े साधनों को एकत्रित करना होगा और बजट के अभाव में यह सब उचित ढंग से क्रियान्वयन करना संभव नहीं है। तो जो सरकारी बजट होता है वह सरकार की गतिविधियों में वृद्धि लाता है। तीसरा है संपत्ति और आय की असमानताओं को कम करना। तो बजट संबंधी नीति से आय एवं धन के जो बीच असमानता होती है उसे कम किया जाता है। प्रश्न 5वां है घाटे के बजट पर टिप्पणी लिखिए। तो घाटे का बजट क्या होता है? चलिए उसे देख लेते हैं। घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। मतलब इनकम उसकी जो है वह कैसी है? जो कम है और खर्चा कैसा है? अधिक है। इस व्यवस्था में सरकार अपने घाटों की पूर्ति नोट छापकर करती है। घाटे के बजट में सरकार अपनी आय से अधिक मात्रा में व्यय करती है जो उसे करारोपण, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय, जनता से प्राप्त ऋण, जमा एवं कोष तथा अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त होती है। सरकार इस घाटे की पूर्ति को या तो अपने संचित कोषों को काम में लाकर करती है या बैंकों से उधार लेकर करती है। प्रश्न 6वां है गैर कर राजस्व की मदें बताइए। तो गैर कर राजस्व की प्रमुख मदें निम्नलिखित होती हैं। पहला है ब्याज प्राप्ति। तो राज्यों, संघ शासित राज्य, रेलवे, दूरसंचार इत्यादि को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज प्राप्ति से मतलब है या आशय है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभ या लाभांश। तीसरा है राजकोषीय सेवाएं, करेंसी एवं टकसाल आदि से प्राप्त आय। चौथा है सामान्य सेवाएं जैसे कि सुरक्षा प्राप्तियां जो है उनको छोड़ दिया जाए तो सामान्य सेवाओं से प्राप्त जो आय है वो शामिल किया जाता है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं से आय, आर्थिक सेवाओं से आय और बाह्य अनुदान, उपहार में सहायता, वस्तुएं तथा उपकरण एवं नकद सहायता प्राप्त होना, ये सारी चीजें गैर कर राजस्व की मदों में शामिल की जाती हैं। प्रश्न 7वां है बजट के कोई 3 प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो बजट के कोई 3 प्रकार यहाँ पूछे गए हैं, तो चलिए उसे देख लेते हैं। पहला प्रकार है आपका
केंद्रीय बजट और राज्य बजट है। तो केंद्रीय बजट केंद्रीय सरकार तैयार करती है, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और प्रस्तावित खर्चों तथा भुगतानों का विस्तृत वर्णन करता है। जैसे रेल बजट, राज्य बजट। तो राज्य बजट, अब रेल बजट क्या हो गया, केंद्रीय बजट हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ राज्य बजट। तो राज्य बजट राज्य सरकारें तैयार करती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार का बजट, मध्य प्रदेश सरकार का बजट। तो जो राज्यों में बजट तैयार किया जाता है उसे राज्य बजट कहा जाता है। दूसरा है राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट है। तो राजस्व बजट में कर राजस्व और गैर कर राजस्व प्राप्तियां और इस राजस्व से संबंधित खर्च सम्मिलित हैं। इसके विपरीत पूंजीगत बजट के अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत खर्चे शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत बाजार से उधार, विदेशी ऋण और अन्य पार्टियों से लिया गया अग्रिम धन शामिल किया जाता है। तीसरा है योजना बजट और गैर योजना बजट है। तो योजना बजट एक दस्तावेज है जो केंद्रीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के लिए बजट संबंधी प्रावधान प्रस्तुत करता है, जैसे कृषि और उससे संबंधित विवरण प्रस्तुत करना। जबकि गैर योजना बजट का संबंध योजना खर्च के अतिरिक्त होता है। प्रश्न 8वां है विकासीय एवं गैर विकासीय व्यय में अंतर बताइए। तो विकासात्मक व्यय देख लेते हैं। तो विकासात्मक व्यय जो होता है इसका स्वभाव विकासात्मक होता है, जबकि गैर विकासात्मक का स्वभाव गैर विकासात्मक होता है। ये व्यय सरकार द्वारा आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए किए जाते हैं और गैर विकासात्मक व्यय विकास कार्यों के संवर्धन के लिए नहीं किए जाते हैं। सिंचाई, परिवहन, संचार व्यय इसमें शामिल होते हैं, जबकि इसमें प्रतिरक्षा, नागरिक प्रशासन, लोक ऋणों पर ब्याज शामिल होता है। प्रश्न 9वां है मतदान अयोग्य मदें कौन सी होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मतदान अयोग्य मदें कौन कौन सी होती हैं? तो मतदान अयोग्य मदें वह मदें होती हैं जिन व्ययों की स्वीकृति के लिए लोकसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है और यह व्यय संगठित कोष से चुकाए जाते हैं। इनमें राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनके कार्यालय से संबंधित व्यय, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ऋण संबंधी व्यय, न्यायालय के आदेशानुसार सरकार की देनदारियां इत्यादि मतदान अयोग्य मदों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। प्रश्न 10वां है बजट निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है बजट निर्माण करने के लिए? तो सबसे पहले बजट की तैयारी की जाती है। बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय के लेखे मांगता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण राज्य व केंद्र के अलग अलग बजट होते हैं। फिर क्या होता है, बजट की तैयारी तो कर ली गई, अब बजट की तैयारी करने के बाद बजट को पेश करना होता है। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा व संसद के द्वारा जब तक बजट स्वीकृत न हो जाए तो यह प्रभावी नहीं माना जाता। तो लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य होता है। अब बजट पेश किया गया है तो बजट पेश करने के बाद क्या होगा, सामान्य बहस होगी। बहस मतलब लड़ाई नहीं होगी, है ना, सिर्फ उस पर परिचर्चा होगी। तो वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के पश्चात भाषण के लिए बहस का दिन अलग से तय कर दिया जाता है, जिस पर पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। अब सामान्य बहस होने के बाद मतदान होता है। तो बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। कुछ मदें ऐसी होती हैं जिनके व्यय पर सदस्य संतुष्ट नहीं होने तथा अनुदान की मांगों में कटौती लाने का प्रस्ताव भी
पेश करते हैं। यदि वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट न हो तो वो उस पर मतदान करा सकते हैं। मतदान के बाद राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। इसके बाद विनियोग विधेयक, तो बजट की मांगों पर बहस के बाद विनियोग विधेयक रखा जाता है, जिसमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर बहस होती है। इसके पश्चात कटौती प्रस्ताव, मांग में कमी करने के उद्देश्य से द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ति को मना करना, नाम मात्र की कटौती और मितव्ययिता की कटौती। यदि सरकार इस पर संतुष्ट है तो कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। यदि वह संतोषप्रद नहीं है तो प्रस्ताव को विभाजन के लिए रख दिया जाता है, जो कि बहुमत द्वारा ही निश्चित किया जाता है। यदि सरकार विभाजन पर हार जाती है तो उसका परिणाम मंत्री को इस्तीफा देना होता है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद पूरक बजट। आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पूरक बजट भी संसद द्वारा स्वीकृत व्ययों को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। इसमें व्ययों को पूर्ण करने के उद्देश्य से नवीन करों को लगाने के प्रस्ताव रखे जाते हैं। यह कर स्वीकृत होने के उपरांत ही लगाए जाते हैं। प्रश्न 11वां है, सरकारी बजट के प्रमुख अवयवों को समझाइए। तो सरकारी बजट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आय बजट या चालू बजट या वर्तमान बजट। तो यह वह बजट है जो सरकार की आय तथा आय के गैर पूंजी कार्यों पर खर्च के अनुमानों का विवरण देता है। इस प्रकार इसके 2 पहलू हैं। पहला, आय प्राप्तियां या आगम प्राप्तियां। ये वे प्राप्तियां हैं जो सरकार को करों तथा गैर करों से प्राप्त होता है। दूसरा है राजस्व व्यय या आय व्यय। ये वे खर्च हैं जो सरकार द्वारा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय किए जाते हैं। दूसरा है पूंजीगत बजट। यह वह बजट है जो सरकारी ऋणों से प्राप्त आय तथा उसका दीर्घकालीन पूंजीगत कार्यों पर किए जाने वाले खर्च का विवरण देता है। इसके भी 2 पहलू हैं। पहला है पूंजीगत प्राप्तियां। ये वे प्राप्तियां हैं जो आंतरिक तथा विदेशी ऋणों, विदेशी अनुदान आदि के द्वारा प्राप्त होती हैं। दूसरा है पूंजीगत व्यय। ये वे खर्चे हैं जो दीर्घकालीन योजनाओं तथा पूंजीगत और वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण पर किए जाते हैं, जैसे पुल निर्माण, सिंचाई आदि।